नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीटी पेपर नंबर 10 के जो 3 यूनिटें बची हुई हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके इस वर्ष पेपर में आ सकते हैं और उनको याद कैसे रख सकते हो। चूँकि आपको जो है आंसर अपनी बुक या सीरीज से ही देखना पड़ेगा और ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। आप चाहे बुक से पढ़ो या फिर आप सीरीज से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो यूनिट पढ़ी थी वो यूनिट नंबर 3 थी और आज अपन तीनों यूनिट के जो बची हुई हैं उनके प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर जो है सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिट नंबर इसके बड़े प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु जो है वो है कि ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी होती है जो इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को पहुंचाता है। ईमेल के उपयोग क्या है? तो इससे कम समय में बिना पैसे खर्च किए इंटरनेट की सहायता से आप अपनी सूचनाओं को, अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। और जो है इसके एक तो खर्चीला कम है, दूसरी चीज़ इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है और समय की बचत भी हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। अगला है कि इंटरनेट क्या होता है और इसका शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग होता है। तो इंटरनेट आप जानते हो कि इंटरनेट सूचनाओं का एक जाल होता है जहाँ इसके माध्यम से आप पूरे विश्व स्तर की जितनी भी सूचनाएं होती हैं एक जगह पर प्राप्त कर पाते हो। जो है आप किसके माध्यम से? वो है आपके डाटास के माध्यम से। और इसके शिक्षा में उपयोग जो है आप अपनी सीरीज से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा उपयोग लिखा रखे हैं, बट आपको 2-5 याद रखने हैं जिससे आप जो है इंटरनेट का सही उपयोग सीख पाओ। अगला है कंप्यूटर वायरसेस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरसेस एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की जो मुख्य सूचनाएं होती हैं उनको करप्ट कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये इसके बारे में बात होती है और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अपनी बुक या सीरीज से इनको पढ़ें। अगला है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के जरिए जो व्यापार किया जाता है वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है और इसको भी डिटेल में पढ़ना है तो बुक या सीरीज से ज़रूर पढ़िएगा। अगला है आपके सामने कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि नेटवर्किंग आप जो कर रहे हो, इंटरनेट आप जो चला रहे हो, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन कौन सा नेटवर्क काम में लिया जाता है। तो इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इसके अलावा होता है आपके MAN। तो ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर। तो तीनों को जो है आपको पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले आप इनको नोट कर लीजिए, अपनी सीरीज के अंदर इनको जो है टिक कर लीजिए, ताकि जब हमें सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम मिलेगा तो इनके बारे में डीप से डिस्कस भी कर लेंगे और मैं आपको जो है इनके छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है कि मल्टीमीडिया क्या है और इसके शिक्षा में उपयोग क्या है। तो ये भी आपको सीरीज से पढ़ना है। मल्टीमीडिया का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो इंटरनेट आधारित आपके ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनका आप इसमें प्रयोग कर पाते हो। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, आपके इसके अलावा फैक्स मशीन हो गई, ईमेल हो गया। तो ये सभी जो है आपके मल्टीमीडिया के अंदर फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा। ये सब मल्टीमीडिया कहलाते हैं जिसका उपयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हो। जैसे यूट्यूब है, वो जो है इसके अंदर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो आपके शिक्षा में काम आ जाते हैं। किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। अगला है कंप्यूटर हैकिंग से कहते हैं। तो कंप्यूटर हैकिंग वह चीज़ है जहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति किसी यूज़र की सूचनाओं को चुरा लेता है, उसके सूचनाओं को अपने जो है अपने माध्यम से उस जो है चुरा चुरा लेता है और उसको जो है अपने हिसाब से यूज़ कर पाता है। तो वो होता है कंप्यूटर हैकिंग। अगला है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि ऑनलाइन ठगी होना, ऑनलाइन किसी की सूचना चुरा लेना, तो ये साइबर क्राइम कहलाता है। और इसके लिए जो है विशेष रूप से साइबर सेल होते हैं जो इनको जो है डिटेक्ट करते हैं, इनको पकड़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको यूनिट नंबर 4 में बड़े प्रश्नों के अंदर यानी 3 नंबर या 6 नंबर के प्रश्नों के अंदर पढ़नी है। और छोटे जो प्रश्न हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो छोटे प्रश्नों में आपको पढ़ना है कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती हैं, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। अगला है एंटीवायरस।
तो जैसे वायरस क्या करता है कि कंप्यूटर की सूचनाओं को नष्ट कर देता है, तो ऐसा प्रोग्राम जो वायरस के लिए खतरा हो, वायरस जैसे प्रोग्राम को नष्ट कर देता हो, वो एंटीवायरस कहलाता है, या उस वायरसेस को आने से रोकता हो वो भी एंटीवायरस कहलाता है। वाईफाई क्या है, तो वाईफाई के बारे में भी आप पढ़िएगा। अगला है कि बैकअप क्या होता है, किसे आप बैकअप कहते हो। जैसे आपने व्हाट्सअप चलाया है कभी भी, तो व्हाट्सअप में क्या होता है कि एक बैकअप का ऑप्शन आता है कि आप अपनी पुरानी सूचनाओं को वापस ग्रहण करना चाहते हो या इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो या नहीं, तो ये सभी चीज़ें बैकअप के अंदर आती हैं। आगे अपन बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको सबसे पहले छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। तो वो हैं कि शिक्षा में तकनीकी क्या है और शिक्षा की तकनीकी क्या है। इन दोनों प्रश्नों को आपको ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हर साल आते हैं और सेम इसी नाम से आते हैं कि शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी से क्या आप समझते हो और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो छोटे प्रश्न हैं, यानी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप मैक्सिमम इनमें 15 लाइनें 20 लाइनें लिख सकते हो। अगला है कि सूचना तकनीकी का शिक्षा में क्या उपयोग है, यानी सूचना के जितने भी स्रोत आप देखते हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो और ट्विटर हो, जितनी भी सब चीज़ें जहाँ से आपको सूचनाएं मिलती हैं, उन तकनीकों का आप शिक्षा में उपयोग कैसे करते हो। तो यानी कि फेसबुक का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, व्हाट्सअप का क्या उपयोग है, इसके अलावा आपके यूट्यूब का क्या उपयोग है, तो इन सभी के यूजेज के बारे में आपको बताना है। अगला है कि 5E मॉडल क्या होता है, तो आपको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों कि आप इन्हें अगर सेल्फ खुद पढ़ भी लेंगे तो भी आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगे, परंतु आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताए गए PDF के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा, आपके 80 से 90% पेपर इन्हीं में से आने वाला है। और बाकी आपको इतना सा काम और करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप अपनी सीरीज में से ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपके जो 10% हिस्सा जो मैंने छोड़ा है वो आप उनको वहाँ से कवर कर पाओ। अगला है कि माइंड मैप क्या होता है, तो ये भी आप उसी में से पढ़िएगा। जैसे ही इसका मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इनके बारे में डिटेल से भी आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है बड़े प्रश्न वो ये होता है कि ई लर्निंग क्या होती है। तो आपको सामने समझ में आ रहा होगा, लर्निंग का मतलब होता है सीखना या अधिगम प्राप्त करना, और ई का मतलब होता है इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना, सीखना, शिक्षा में उपयोग कर पाना, ये सभी ई लर्निंग कहलाता है। अगला है ऑनलाइन शिक्षा। तो ऑनलाइन शिक्षा का मतलब भी क्या होता है कि घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया के माध्यम से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर पाते हो तो उसे ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो ये आपसे यहाँ पूछता है। ऐसे ही ई लर्निंग के भी फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो वो आपको पता होने चाहिए। दोनों के फायदे और नुकसान एक जैसे हैं, क्योंकि जैसे फायदे हैं तो आपको पता है कि इससे एक तो पैसों की बचत हो जाती है, आपको दूसरे स्थान पर जाके रहने का खर्चा बच जाता है, परिवहन का खर्चा बच जाता है, और आपके जो है सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने घर बैठकर ही इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो। और नुकसान में क्या आएगा, नुकसान में ऐसा आएगा कि जो मज़ा सामने बढ़कर आपको चीज़ों को समझने में आता है वैसा फ़ायदा आपको यहाँ नहीं मिलता है। तो लाइव का जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ नहीं मिलता है। अगला है वर्चुअल कक्षा का किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि एक मल्टीमीडिया मल्टी संसाधन से जो विकसित कक्ष होता है, जिसके अंदर सभी प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं वो अगर किसी कक्षा कक्ष के अंदर हैं तो वो वर्चुअल कक्षा कक्ष कहलाता है, जहाँ बोर्ड भी जो है वो इलेक्ट्रिक होता है और उसी की सहायता से आपको पढ़ाया जाता है। आगे है कि CCE जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसका शिक्षा में उपयोग क्या है। तो इसके शिक्षा में उपयोग ये है कि एक तो यहाँ रटंत्र प्रणाली नहीं चलती है, शिक्षण विधियों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा में जो है पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी जोड़ा जाता है। तो आप इनको डिटेल से पढ़कर भी लिख सकते हो। आगे अपन देखते हैं यूनिट सेकंड के कौन कौन से छोटे प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए। तो छोटे प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला है कि CD प्लेयर या टेप रिकॉर्डर क्या होता है, इसकी सहायता से आप शिक्षा में फ़ायदा कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं जो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इस आवाज़ को सुनकर भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, चाहे आपको सामग्री जो है देखने को न मिले। जैसे रेडियो होता है वहाँ आप सुनकर भी चीज़ों को समझ जाते हो। तो टेप रिकॉर्डर का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है वहाँ टेप रिकॉर्डर की सहायता से ऑडियो फॉर्म में
जो है लेक्चर्स दिए जाते हैं, व्याख्यान दिए जाते हैं और बच्चों की जो है पढ़ाई वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। आगे हैं अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है कि बच्चा घर पर रहकर स्वाध्याय करे और जो टीचर्स होते हैं या किसी विद्यालय के माध्यम से उनको सामग्री प्राप्त हो जाए और वो बच्चा खुद पढ़े। यानी ऐसा हो कि आपको जो है पढ़ने की सामग्री किसी बाह्य संस्था से प्राप्त हो और पढ़ना आपको स्वयं को पड़े, तो वो अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम कहलाता है। यहाँ बालक स्वाध्याय से सीखता है यानी खुद सीखता है। और इसके फायदे नुकसान ये होता है कि अगर बालक खुद सीखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और नुकसान ये होता है कि अगर उसने कोई गलत चीज़ पढ़ ली है और उसने किसी चीज़ का गलत मतलब निकाल लिया है तो उसका सीखा हुआ ज्ञान जो है किसी काम का नहीं रहता है। अगला है कि इंटरेक्टिव बोर्ड का दो फायदा बताओ। तो इंटरेक्टिव बोर्ड क्या होता है, जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, वहाँ जो है आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हो यानी कि फ़ोटो देखकर आप उनको समझ पाते हो, और साथ ही उस जो चीज़ हैं उन पर आप जो है एक तो वहाँ खर्चा अधिक होता है। फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा एक तो ये है कि आप विजुअलाइज कर पाते हो चीज़ों को। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के अंदर जोड़ सकते हो, क्योंकि एक साधारण बोर्ड में वो मज़ा नहीं आता है जो एक इंटरेक्टिव बोर्ड के अंदर पढ़ाने में आता है। तो बच्चों की संख्या या उपस्थिति जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा है कि टेलीविज़न का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो जो उपयोग आपके टेप रिकॉर्डर का होगा वैसा ही उपयोग आप टेलीविज़न में लिख सकते हो। कि टेलीविज़न में जैसे टेलीविज़न जो है उसकी सहायता से किसी व्याख्याता के जो लेक्चर्स होते हैं आप उनको देख सकते हो, उनको सुन सकते हो। तो बच्चे जो हैं किसी स्पेशल टीचर से, अच्छे विख्यात डॉक्टर या किसी लेक्चरर से पढ़ेंगे तो उनसे जो है बच्चे अच्छे सीख पाते हैं। तो ये टेलीविज़न का भी है। अगला है दल शिक्षण क्या होता है। तो दल शिक्षण क्या होता है कि ऐसी विधि जहाँ एक ही सब्जेक्ट के अनेक सारे टीचर बच्चों को एक साथ एक ही विषय का ज्ञान देते हैं, तो वो दल शिक्षण कहलाता है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जहाँ बच्चों से पूर्व ज्ञान लिया जाता है और जो उनको पढ़ाया जाता है उनके भी छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं ताकि उनकी जो विषय वस्तु है जो उन्होंने पढ़ी है वो याद हो जाए। अगला है कि रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये भी आप टेप रिकॉर्डर के जैसा आप इसको लिख सकते हो। अगला है एडगर डेल शंकु। तो ये है प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और शाब्दिक सामग्री के बारे में बताने के लिए। तो इसे मैं जो है आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आप इसको डायरेक्ट समझ नहीं सकते हो। तो दो टॉपिक का मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अभिक्रमित अनुदेशन और एडगर डेल शंकु। तो इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं इस यूनिट से कौन कौन से बड़े प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों इस यूनिट को आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि सबसे बड़ी जो यूनिट है वो यही है और यहाँ से लगभग 50% आपका कोर्स इसी यूनिट से आता है। तो जो आप पेपर दे रहे हो उसका लगभग 50% इसी यूनिट से आने वाला है। तो ये बहुत ही काम की यूनिट है। और इसके अलावा यूनिट 3 जो है आपको वो भी ज़रूर पढ़नी है। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जैसे जितने का भी पेपर होता है उसमें से 80 या 90% लाने हैं, तो आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी और उनके अंदर भी आप ये जो मैंने टॉपिक बताए वो पढ़ सकते हो। अगला है संप्रेषण क्या होता है, यानी संप्रेषण को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, यह एक प्रक्रिया होती है जहाँ दो व्यक्ति अपने विचारों का साझा एक दूसरे के साथ करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। अगला है इसकी आवश्यकता क्या है, इसके लाभ और हानि बताइए। तो आवश्यकता ये है कि जब व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने करता है तो उसे एक तो सुकून मिलता है, चिंता मुक्त हो जाता है और दूसरा व्यक्ति भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। और लाभ या हानि तो जो है आपको इसकी सीरीज़ के अंदर दे रखी हैं, काफ़ी सारे हैं, तो आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हो। अगला है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का शिक्षा में उपयोग क्या है। तो अभी एक ऊपर प्रश्न आया था कि मल्टीमीडिया जो होते हैं वो शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग होते हैं, तो वैसा ही आप इसके अंदर लिख के आ सकते हो। अगला है ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट लेखन क्या होता है। तो स्क्रिप्ट लेखन जो है आप इसको पढ़िएगा इस सीरीज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ऑडियो वीडियो का मतलब है कि श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार से जो है बच्चों को उसका कंटेंट तैयार करके उससे पढ़ाना। जैसे कि एक स्लाइड का आपने जुगाड़ किया और स्लाइड के अंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ एक स्पीकर के माध्यम से जो स्लाइड में चीज़ें चल रही हैं उसको बच्चा सुन भी सके, तो वो जो है श्रव्य और दृश्य यानी कि ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट लेखन होगा। तो इससे पढ़ाने में बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि बच्चा जो है विजुलाइज भी कर पाता है यानी कि चीज़ें देख भी पाता है और उसे जो है सुन भी पाता है, तो वहाँ सीखने का स्तर ज़्यादा होता है।
अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इस विधि का जनक जो मैं आपको बताया कि ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस विधि का जनक हैं स्किनर और हॉलैंड। तो यह विधि जो है आपके बीएफ स्किनर ने दी है। आपके साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत योगदान दिया है, तो उसी को आधार मानकर इन्होंने अपनी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी है, जहाँ इनका कहना है कि बच्चे को जो है एक पूरा सिलेबस देने से अच्छा क्या होता है कि एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सिलेबस को बच्चे तक पहुंचाया जाए और उससे स्वाध्याय के लिए कहा जाए। तो यहाँ जो है लर्निंग अच्छी होती है। जब बच्चा स्वाध्याय करता है तो खुद से सीखता है, परंतु इसकी कमियाँ क्या है कि कमियाँ ये होती है कि छोटी कक्षाओं के लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालक स्वाध्याय नहीं कर पाता है। तो उच्च प्राथमिक माध्यमिक या जो उच्च माध्यमिक स्तर है या कॉलेज लेवल है, वहाँ ये विधि काम में ली जा सकती हैं। वो बच्चे जो हैं खुद पढ़ पाते हैं और चीज़ों का अर्थ समझ पाते हैं। तो ये प्रश्न थे जो आज अपन ने डिस्कस किए हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के। तो तीनों यूनिट जो हैं हो चुकी हैं। आपको जो हैं इन जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको, तो आप टेलीग्राम से जाकर इनको प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिएगा कि आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप खुद से या कमेंट करके ज़रूर कहेंगे कि सर जो है आपने जो बताया था बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे।